गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 6 राजनीतिक दल से। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षेत्रीय दल। कल हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय दल। इसमें हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल कितने प्रकार के होते हैं, कितने राष्ट्रीय दल हैं और उनकी स्थापना और उनकी विचारधारा क्या थी। और आज हम पढ़ेंगे अक्षेत्रीय दल। अक्षेत्रीय दल कौन से होते हैं? जिनका संबंध अक्षेत्र या प्रदेश विशेष से होता है उन्हें अक्षेत्रीय दल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेके चले तो हरियाणा की बात लें, इंडियन नेशनल लोक दल एक अक्षेत्रीय पार्टी है या अक्षेत्रीय दल है जिसका प्रभुत्व केवल प्रदेश हरियाणा में ही है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें अक्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां अक्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं और उन्हें कुछ अक्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी अक्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। तो इसके बाद आता है पिछले 3 दशकों में अक्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि कोई भी सरकार, केंद्र सरकार में या कोई भी पार्टी है, इन पार्टियों के सहयोग के बिना सरकार नहीं बना पाती। तो इसलिए ये क्या रखती हैं, इन पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टियों के साथ किसी न किसी शर्त के साथ सरकार का गठन करने में अपनी भूमिका निभाती है और किसी न किसी प्रकार से ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इनका महत्व और ताकत बढ़ता जा रहा है। आगे चलिए। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल अक्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। यानी अब यहाँ पर एक शब्द आया कि गठबंधन। क्या होता है गठबंधन? है जब कोई पार्टी या कोई संगठन दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन करती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अब इसे आगे चलिए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक अक्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय सत्र की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इन दलों के ब्यौरे के लिए अगले पृष्ठ का नक्शा देखिए। चलिए देखते हैं। ये मैप है और इस मैप के अंदर यहाँ पर दिखाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किन किन पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी यहाँ पर मिलकर इन पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। पंजाब के अंदर कौन सा बताया, ये दिखा रहा है क्या, श्रोमणी अकाली दल है। इसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में 2012 में, इंडियन नेशनल लोक दल का भी यहाँ पर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिला है। हरियाणा के अंदर भी इंडियन नेशनल लोक दल है, श्रोमणी अकाली दल है। हरियाणा के अंदर भी चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ती है। तो ये क्या है, चुनाव एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमें राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, यानी कि कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में बताइए। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया के लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना
काम ठीक प्रकार से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही हैं। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, यानी एक बात हम लेके चलें कि सभी को यहाँ पर पार्टी में मौका नहीं मिल पाता। कई बार देखा जाता है, यदि हमें कांग्रेस पार्टी की बात करें या इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, यानी जिसमें परिवारवाद, यानी बाप मुख्यमंत्री है तो उसके बाद उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, यानी दूसरे को मौका नहीं मिल पाता। तो ये क्या है, लोकतंत्र की कमी है। ये इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास नए सदस्यों की खुली सूची होती है, नए नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, यानी दूसरे जो अन्य नेता होते हैं, यानी जो प्रमुख नेता वो ही सभी निर्णय लेते हैं। इलेक्शन लड़ा जाता है, किसी एक नेता के नाम पे लड़ा जाता है, वोट मांगी जाती है, एक नेता के नाम पे मांगी जाती हैं। तो सभी जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, एक नेता के द्वारा लिए जाते हैं। तो अन्य नेताओं के बारे में, यानी जो कुछ नेताओं को छोड़कर उन अन्य जो नेता होते हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती, जिसके कारण कभी मनमुटाव होता है। मीडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री की खींचातानी हुई, गठबंधन टूटने की संभावना हुई। तो ये सभी बातें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। चूँकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहना पाना मुश्किल होता है या मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नेताओं से निष्ठा की जगह नेता निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी क्या करते हैं, कोई भी जो नेता होता है, कोई भी वो क्या करता है, उसको क्या करनी चाहिए, पार्टी के साथ निष्ठा रखनी चाहिए, पार्टी का गुणगान करना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि नेता का गुणगान किया जाता है। वो सोचते हैं कि यदि नेता का गुणगान नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो खुश किसको किया जाता है, नेता को खुश किया जाता है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि नेता की बजाय पार्टी के लिए कुछ करना चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। यानी सामान्य नेता, यदि हम लेके चले कि कोई भी एक छोटा सा नेता है, चुनाव लड़के विधानसभा में आता है किसी पार्टी के माध्यम से, ये उम्मीद रखे कि ये मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, तो कि काफ़ी मुश्किल है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद हमेशा एक ही परिवार के लोग में आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में, यानी खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। यानी जो अपराधी होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो चुनाव लड़ते हैं और पैसे के बेस पे वो वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा
पैसे जुटा सकें। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। यानी वो जब कोई भी फैसला लिया जाता है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक फैसला लिया जाता है, तो उसके अंदर वो अपना योगदान ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए ही पार्टी में आते हैं और वो जो पैसा लगाते हैं इलेक्शन के अंदर, उनको वो पैसा भी पूरा करना होता है। तो ऐसी नीतियाँ बनवाते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए आगे चलते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति होती है, यानी कोई उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, यानी एक नेता है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि हम बीजेपी पार्टी की बात करें, नरेंद्र मोदी, यदि हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी, तो अन्य विकल्प देखने को बहुत कम मिलते हैं। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रहेगा, नीतियाँ लगभग बराबर हैं, नीतियों में कोई अंतर नहीं इनके में। दोनों दल बुनियादी मामलों पर सहमत हैं और अपने बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों का बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इसे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक होगा, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कल वाली हमारी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।